आप लोग चुनाव नहीं रोकना चाहते, बिल्कुल, आप इस और गड़बड़ी ना को ना ही रोकना उनके चाहते हैं। अधिवक्ता के माध्यम से, उनके माध्यम से ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में आई है, और ना ही हमारे डिसीजन में ऐसा है कि चुनाव को रोको। तो उन्होंने कहा कि उनके अधिवक्ता ने कहा कि क्या हम चुनाव करवा दें, तो उसने कहा चुनाव को करवाना, चुनाव को रोकना ये राज्य निर्वाचन तो आयोग उसका का काम है। क्या मामला है? इलेक्शन कमीशन को 500 से ज्यादा आपत्तियां एक तरह से आप लोगों ने दर्ज कराई हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि अब तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अवमानना को लेकर के हाईकोर्ट में पहुंचने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? कि जो ये मामला शुरू हुआ, ये एक राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक्ट का पालन करवाइए। आइडिया तो कितना अच्छा रहा कि जब गांव की सरकार बनेगी तो अपना गांव और अपने लोगों द्वारा विकास, ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट तो यही था। लेकिन उत्तराखंड में विडंबना देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना फजीहत का, मुसीबत का सबब बना हुआ है। कभी आरक्षण का अड़ंगा है तो कभी हाईकोर्ट की फटकार है। शक्ति सिंह बरथवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे साथ, याचिका करता है और वो लगातार उन तमाम कमियों को उजागर कर रहे हैं जिन पर राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान नहीं गया या जानबूझकर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब आगे क्या है? क्या राज्य के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का फिर उन पर रोक लग सकती है, क्योंकि मामला एक बार फिर हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंच रहा है। बरथवाल जी, ताज़ा मामला ये है कि आप लोगों ने 500 से ज़्यादा ऐसे केसेस पकड़ लिए जहां पे आपको लगता है कि वो शहर का वोटर भी है, गांव का वोटर भी है, और डंके की चोट पे चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा, चुनाव लड़ रहा है। क्या मामला है? इलेक्शन कमीशन को 500 से ज़्यादा आपत्तियां एक तरह से आप लोगों ने दर्ज कराई हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि अब तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अवमानना को लेकर के हाईकोर्ट में पहुंचने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल पवन जी, हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये मामला शुरू हुआ, ये एक राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका से शुरू हुआ, और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो 6 जुलाई को एक पत्र जारी किया, उस पत्र के जनपद चमोली के जिलाधिकारी ने एक पत्र लिखा था 3 जुलाई के आसपास, और उन्होंने ये लिखा था कि कतिपय ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन हमें मिल रहे हैं जिनकी शिकायतें हैं, और दोनों जगह हैं, शहर में उनके भी, नाम गांव में भी। और यहाँ तक कि पंचायत क्षेत्र में तीसरी जगह भी है। ओके, तीन जगह है। तो क्या ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करनी है, इसका आप हमको डायरेक्शन दें। तो चूंकि इस पर भूमिका राज्य निर्वाचन आयोग की होनी थी, और राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत कुछ नहीं करना था। उनको पंचायती राज एक्ट 2016 तथा संशोधन 2019 में साफ है, धारा 9 की उपधारा 6 में है कि प्रादेशिक चुनाव में एक नियमावली में एक जगह रजिस्ट्रेशन अरे होगा। भाई, मैंने अपना मेयर अगर चुना है तो मैं अपने गांव में अपना प्रधान नहीं चुन सकता। नहीं चुन सकते, बिल्कुल नहीं चुन सकते। तो इतनी सीधी सी बात आयोग की समझ में क्यों नहीं आई? उसी का जवाब जब माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी चमोली को दिया, और साथ में कितनी चालाकी करी, संबंधित समस्त रिटर्निंग अधिकारी जनपद के जितने रिटर्निंग, यानी कि 12 के 12 जिलों को और विंडो खोल दी, यानी कोई और जो जिलाधिकारी करना चाहे तो ये चिट्ठी ना लेकर आ जाए, और उनको एक छूट दे दी। बेसिकली उनको एक छूट दे दी कि भाई आप ऐसे आवेदन पत्रों को जो मतदाता स्वीकार करो, जिसको हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और माननीय हाईकोर्ट के सामने हमने पंचायती राज एक्ट को भी रखा और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 को भी रखा, और उसमें भी साफ है कि अगर आप एक प्रादेशिक नियमावली में एक जगह आपका नाम है तो आप एक ही जगह वोट भी दे सकते हैं और एक ही जगह आप प्रत्याशी भी हो सकते हैं। यही भारत निर्वाचन चुनाव पे तो रोक नहीं लगाई फिर ये इसी में मैंने उसको अपने आयोग अपनी जीत मान रहा है। देखिए चुनाव तो चल रहा है। 11 जुलाई को इसी पर फैसला हुआ, और 11 जुलाई को जो निर्णय दिया माननीय हाईकोर्ट ने, उस निर्णय में ये साफ साफ कहा कि जो 6 जुलाई का आपका जो पत्र था उसको हम स्टे करते हैं, और साथ में ये टिप्पणी करी और ये आदेश दिया कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके विपरीत चुनाव की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। और ये भी कहा संविधान पीठ ने कि एक्ट से ऊपर न तो संविधान पीठ है, न कोई आयोग है, न कोई स्वतंत्र निकाय है भारत के अंदर, क्योंकि वो सब हम नियमों से बंधे हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक्ट का पालन करवाइए। अब होना क्या था कि 6 जुलाई के पत्र के बाद हम 12 जुलाई को फिर पहुंच गए सुबह, हमने अपना प्रत्यावेदन दिया और हमने कहा मान्यवर ये अटेस्टेड कॉपी है, और माननीय हाईकोर्ट ने, चूंकि उनको तो मिली चुकी थी कॉपी, एक जो फॉर्मेलिटी होती है, हमने अपनी तरफ से एक प्रत्यावेदन दिया ताकि ये न कहे कि भाई आपका देर से पहुंचा। जिस पत्र को प्राप्त करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उस पर क्लैरिफिकेशन निकालने के बजाय माननीय हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, और 11 जुलाई के फैसले में हाईकोर्ट से गुहार लगाए कि आप इस फैसले को बदल दीजिए और इस फैसले को आप खत्म कर दीजिए, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई को हुई। 10:30 बजे इसकी सुनवाई हुई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिवक्ता थे भट्ट जी, उन्होंने ये बात रखी कि आप इस फैसले से राज्य में जो पंचायती राज चुनाव थे वो प्रभावित हो गए हैं, और हमने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है।
जिस पर माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की जो पिटीशन है उसमें कहीं पर भी एक शब्द का ये जिक्र नहीं किया गया है। आप लोग चुनाव नहीं रोकना चाहते, बिल्कुल, आप इस और गड़बड़ी ना ही रोकना उनके चाहते थे। अधिवक्ता के माध्यम से, उनके माध्यम से ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में आई है, और ना ही हमारे डिसीजन में ऐसा है कि चुनाव को रोको। तो उन्होंने कहा कि उनके अधिवक्ता ने कहा कि क्या हम चुनाव करवा दें, तो उसने कहा चुनाव को करवाना और चुनाव को रोकना ये राज्य निर्वाचन तो आयोग का उसको काम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी जीत मान ली, उसको क्योंकि जीत कोर्ट मान ने ली। तो कहा कि साहब जो दोहरी मतदाता वाला बिल्कुल। जो पेज है इस पे आप एक्शन लीजिए। फिर जब इस चीज़ पर ये बात हो गई और उन्होंने अपनी जीत के लिए उसको प्रचारित किया, और लेकिन अधिवक्ता ये जानते थे राज्य निर्वाचन आयोग के कि ये मामला अभी शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने पुनः एक याचिका एप्लीकेशन लगाई और कहा कि सर इसी मामले को एक बार और सुन लिया जाए, अभी चीज़ें और क्लियर नहीं हुई। तो माननीय हाईकोर्ट ने 4 बजे फिर इसकी सुनवाई करी, और जो तकरीबन 4:30 बजे तक चली। उस सुनवाई में मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, मेरे अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, अभिजय सिंह नेगी जी मौजूद थे। वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आप बार बार एक ही याचिका को लेकर आ रहे हैं और बार बार आप ये कह रहे हैं कि इसको स्टे कर दो, खारिज कर दो। उन्होंने कहा कि जो फैसला हमने 11 जुलाई को दिया वो विधि संबद्ध निर्णय है। वो निर्णय इसलिए दिया गया है कि चूंकि संविधान से ऊपर और जो एक्ट विधानसभा से पारित है, गवर्नर हाउस से नोटिफाइड है, उससे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए इस बात को तो अब खत्म कर दिया जाए यहीं पर। फिर ये भी कोर्ट ने कहा कि क्या कोई और क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो हम दें, तो इन्होंने कहा मिलोड हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। तो कहा जो पंचायती राज एक्ट है, अब पेज आप जो 500 आपत्तियां लेकर के आप पहुंच जी, गए हैं चुनाव आयोग के पास, वो परिस्थितियां, इसलिए आप लोग मानहानि की भी, अवमानना की भी बात कर रहे हैं। फिर हमने जब 14 जुलाई को ये फैसला हो गया और ये हो गया कि 11 जुलाई का फैसला यथावत है, तो फिर 15 जुलाई को एक पत्र फिर हमने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को दिया और हमने कहा कि 14 जुलाई को वही फैसला हो गया है जो 11 जुलाई को फैसला था, इसलिए आप अपने जो 6 जुलाई का जो पत्र आपने जारी किया था संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और जनपद चमोली को, जिलाधिकारी को, उस पर आप क्लैरिफिकेशन निकालें और कहिए कि जो व्यवस्था पूर्व की थी वो व्यवस्था यथावत रहेंगी, यानी कि जो 2 सूची में जिनका नाम है उनके आपत्ति ले ली जाए, और उनको 2 दिन का हमने समय और मांगा था। हमने कहा था पूरे प्रदेश के लोगों की ये मांग है कि जो स्क्रूटनी का समय है, चुनाव को कोई प्रभावित नहीं करना है, क्योंकि इनके पास जो समय था वो 11, 12, 13, 14 दिन, 4 दिन का समय था। आप स्क्रूटनी 2 दिन बढ़ा देते, स्क्रूटनी बढ़ाते तो प्रत्यावेदन आते, और उस पर रिटर्निंग अधिकारी को ये पावर थी कि उस सूची का मिलान करता, और दूसरी बात कोई मिलान बहुत दूर नहीं करना था, हर जिला अधिकारी के पास एक इंटरनेट में बैठा और वही सूची राज्य निर्वाचन आयोग बना रहा है, वो सूची कोई और नहीं बना रहा। नगर निगम की भी सूची इन्होंने बनाई है और इनकी भी सूची इन्होंने बनाई है, वेरीफाई करनी थी, बाहर हो जाता, इन्होंने नहीं किया। फिर इनका ये तर्क था, हमको जब एक मीटिंग के लिए कॉल किया गया 16 जुलाई को, एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई और जिसमें आयुक्त महोदय भी थे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को अभी देख रहे हैं। एक उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कत आ रही है कि अब चूंकि स्क्रूटनी का समय नहीं बच गया है और हमें ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम 2 सूचियों में हैं। तो हमने वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने एक अपील की, होमवर्क किया और एक अपील की सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने कहा जितने भी लोगों ने अपील जो प्रत्यावेदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दिए हैं, वो एक कॉपी हमारे व्हाट्सएप माध्यम और हमारे ईमेल के माध्यम से हमको भी नोटराइज शपथ पत्र में पहुंचाए। तो कम से कम 1000 आई थी, जिसमें से जो नोटराइज हमको मिली वो 500 थी। तो हमने वो पूरा बंच हमने आयोग को फिर 17 तारीख को एक पत्र लिख दिया। जिसमें और कितनी आपत्तियां हैं? 550 की, जिनमें 2-2 550 हमने कहा मान्यवर ये रहे, और हमने ये भी कहा कि हम ये नहीं करेंगे सबको, इसकी भी आप जांच कीजिए, आपके पास मैकेनिज्म है, हम तो एक जागरूक नागरिक हैं, हम देश के जागरूक नागरिक हैं, हमारा किसी के खिलाफ किसी को बाहर करना ये अभियान नहीं है। कोई चुनाव लड़े, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये व्यवस्था करना मेरा काम नहीं है। शक्ति सिंह बर्तवाल का काम तो ये था कि एक एक्ट का पालन करवाना, और इसकी के लिए इसका पालन किसने करना? आयोग को करना है। तो जो लोग बार बार हमें कह रहे हैं कि आप आयोग के पास ज़्यादा जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि कोर्ट ने भी ये हमको कहा कि आप जो है अब संबंधित आयोग के साथ इस पर वार्ता करें और अपना प्रत्यावेदन पहले उनको दें। तो कोर्ट के पास गए 550 के आसपास की आपत्तियां आपने ऐसे केसेस सामने रख दिए जहां पे आपको लग रहा है कि दोहरी जो जिनके पास वोटिंग राइट्स, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोहरी के बजाय 4-4 जगह लोगों के नाम है। आप सोचिए, आप जो स्वराज की बात हम कर रहे थे, हम जो पंचायत की हम बात कर रहे थे, ये कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। अच्छा, फिर जब हम इसके अंदर घुसे, हमने कहा ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों एक प्रत्याशी ने अपने नाम 4 जगह लिखा है? तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे जो तकनीकी पहलू ये है कि पंचायत में 50% आरक्षण है। तो उसका ये होता है कि अगर मैं आज कोई जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ पवन जी, तो मुझे पता है कि अगर आज मैं जिला पंचायत सदस्य, मुझे अगले 15 साल तक तो अब बनना नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन है। तो जब मुझे 15 साल तक बनना ही नहीं है, तो एक तो मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, मैं होमवर्क के और ज़्यादा काम पे फोकस नहीं करूँगा, या फिर मेरी नज़र उस सीट पर रहती है जिस सीट से मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा।
तो ऐसे नेक्सेस का भी पर्दाफाश हो रहा है। यानी माइग्रेटरी वोटर में बन गया, Migratory आज में। यहाँ पे कल वहाँ पे। ये तो बड़ा खतरनाक ये है। बहुत खतरनाक है। जो तो डेमोक्रेसी, आयोग क्यों नहीं देख रहे? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को फिर अवमानना के साथ हाईकोर्ट जाना पड़ेगा? पवन जी, जो सरकार कह रही है डेमोग्राफी चेंज की बात करिए, इससे बड़ी डेमोग्राफी चेंज कहाँ होगी? सिर्फ डेमोग्राफी ये कहने से चेंज नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर कोई विचारधारा या वो है। डेमोग्राफी तो ये कितने खतरनाक है। आप सोचिए, आपके गांव में 150 लोग रहते हैं और मेरे बगल में 350 का गांव है। उस 350 के गांव वाले तय कर लेंगे कि अगली बार उस गांव में अपना प्रधान बनाए। कैसे? 150 के यहाँ वोटर बनवा देते हैं। ओह, ये बागेश्वर में हो गया है। परसों फैसला दे दिया हाईकोर्ट ने। बागेश्वर में एक गांव में 150 वोटर थे, एक निर्दलीय प्रधान बनाया गया। गांव वालों ने अनऑफिशियल मीटिंग की कि भाई हम इसको बना रहे हैं प्रधान। और जब उसका जिस दिन नॉमिनेशन करने के लिए 50 लोग उसके साथ गए, तो पता लगा उसी के गांव का एक लड़का जो ठेकेदारी करता है, उसने भी नॉमिनेशन कर दिया। उससे पूछा गया कि नॉमिनेशन कैसे कर दिया, तेरे पास कौन से वोट है? उसने कहा 180 वोटर मेरे पास है, उड़ीसा के। वो कॉन्ट्रैक्टर था। हाईकोर्ट ने जांच बिठा दिया, आपने देखा होगा। हाईकोर्ट, कितना खतरनाक मामला है ये कोई हम ऐसे नहीं कर तो रहे। इतने खतरनाक मामले पे भी अब आगे स्टैंड क्या आप लोगों को क्यों कहना पड़ रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट वापस जाएंगे, अवमानना का जरूरत पड़ेगी नहीं, हम जा रहे हैं। ओके, ये हमने आज तय कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन पत्र अभी हम सौंप रहे हैं। हमने समय लिया था, चूंकि वो व्यस्तता के कारण उनका समय नहीं मिल पाया, लेकिन उनके ऑफिस से हमें आया है कि आप हमारे सेक्रेटरी महोदय को रिसीव करवा दीजिए। और हम ये उनको इस हैसियत से पत्र दे रहे हैं, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, बहुत दखल जो है माननीय राज्यपाल भी निर्वाचन आयोग को नहीं कर सकते, चूंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने कहा कि एक राज्य के संरक्षक, आप एक राज्य के प्रशासक के रूप में, एक न्यायपालिका के संरक्षक के रूप में आप एक नागरिक हैं, तो चूंकि आप स्टेटस रिपोर्ट मांग सकते हैं, ये अधिकार उनको है। उस पर कार्रवाई क्या हुई ये आयोग को तय करना है। तो हमने कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट तो कम से कम मंगवाइए। इसके जो बाद फिर हाईकोर्ट- आप कोर्ट जाएंगे अगर यहाँ बिल्कुल, से हम कल ही राजभवन कोर्ट जा से रहे भी हैं। निराश होते हैं तो हमने ये साइमल्टेनियसली चलते रहेगी, समानांतर रूप से कोर्ट भी जाएंगे? हमने तय कर दिया है और हमारे अपने अधिवक्ता से बात हो गई है। हमने ये तय कर दिया है। हमने आज राज्य निर्वाचन आयोग को दोबारा से तीसरा एक पत्र लिख दिया है कि आज शाम को अगर 5 बजे तक आपने अपने 6 जुलाई के पत्र पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला, आपने संबंधित जिलाधिकारी को कोई पत्र नहीं लिखा, तो हम अवमानना के रूप में माननीय न्यायालय की शरण में पुनः जा रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी, संबंधित जिलाधिकारी की होगी और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की होगी। चूंकि ये संवैधानिक संकट है। अगर आप कोई नहीं सुनता, आप सोचिए कोर्ट का फैसला है, उस फैसले में ये हो गया कि आपका ये लेटर खारिज हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि 11 तारीख को ही आपको ये फैसला कर देना चाहिए था। हालांकि आप पुनर्विचार याचिका 12 को कर देते, लेकिन इमीडिएट तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तो संवैधानिक संस्थाओं के टकराव का सवाल हो जाएगा। ये तो कोई भी फैसला नहीं मानेगा। यानी कल तो सड़क चलते फिर कोर्ट से जाकर के ही फिर गुहार लगानी पड़ेगी। निश्चित रूप से कोर्ट ने हमको कहा है 14 जुलाई की जो फैसला हुआ है, 4:30 बजे जो निर्णय हुआ, कोर्ट ने हमको कहा, जब हमारे अधिवक्ता ने कहा कि मान्यवर उस आदेश पर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो उसने कहा कि आपको शिकायत करता या करता किसने रोका है, आप कंटेम्प में आइए। वो तो अगस्त की डेट भी तो लगा दी कोर्ट ने। नहीं, कहा है कि आप कंटेम्प में आइए, अगस्त में तो प्रॉपर सुनवाई होगी। ये कहा है हमको, ये कहा है हमको कि आपको किसने रोका है। फिर ये बात वहाँ पर आया कि इलेक्शन पिटीशन में, नहीं, याचिकाकर्ता के लिए इलेक्शन पिटीशन नहीं है, याचिकाकर्ता का तो ऑलरेडी मामला चल रहा है। इलेक्शन पिटीशन तो उसको है कि जिसने चुनाव जीत गया तब उसकी शिकायत कर रहा है। ये दोनों चीज़ों में अंतर है। इलेक्शन पिटीशन अलग मामला है और अवमानना अलग मामला है। दोहरे वोटर वाले तो या निर्विरोध चुने जा रहे हैं, ऐसे मामले सामने आगे बिल्कुल जा रहे हैं। पवन जी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, जो 5 लोगों के ऐसे नाम हमने एक बंद लिफाफे में कल राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे हैं, जो जिम्मेदार प्रत्याशी थे, जिनका नाम नगर पालिका में भी था और वो पार्षद का चुनाव लड़े थे, वार्ड मेंबर का, और वो अपने यहाँ से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य 2 हैं, 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक ग्राम प्रधान है। उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से हमको हमारे एड्रेस पर भेजा। उन्होंने कहा कि हम आपके इस अभियान से बहुत खुश हैं, लेकिन हम बाहर आज होना चाहते हैं, 2 साल बाद नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, कितने जागरूक लोग हैं। उन्होंने छुपाया नहीं और शपथ पत्र में ये कहा कि हमने वोट दे रखा है, और उन्होंने कहा कि हमारी बात को आप आयोग को पहुँचाओ कि हमको अगर आज बाहर करना है तो आज बाहर कर दो। हम अपने गांव का विकास प्रभावित नहीं करना चाहते और गांव में कोई हमें ये कहे कि इन्होंने झूठ से वोट लिया है, वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। यानी अपने आप में शक्ति सिंह बर्थवाल का अपना कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं, वो तो कहीं कंटेस्ट भी इलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूक वोटर, जागरूक उत्तराखंडी होने के नाते निश्चित तौर पर इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बहुत बड़ा विमर्श होना चाहिए था। राज्य निर्वाचन आयोग को तो एक जरा से भी डाउट को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्रिय होकर के सामने आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में पहले पंचायत चुनाव टल गए, प्रशासक बिठाए गए, उसके बाद जिस तरह आरक्षण के ऊपर बखेड़ा उठा, और अब इस तरह से दोहरे वोटर, आप तो बता रहे हैं कि 4-4
लोगों ने अपने वोटर बनवा रखे। इस तरह का मसला है। ऐसे में फिर हम किस तरह से अपने गांव की सरकार चुनेंगे और इस गांव की सरकार में फिर कितनी हमारी आस्था रहेगी? अगर डाउट है, उनको डाउट के कुहासे को, इन कोहरे को अगर हम नहीं छाट पाते हैं, अब बड़ा सवाल है कि क्या आयोग कोई बड़ा एक्शन लेगा, कुछ क्लैरिफिकेशन देगा, ताकि हाई कोर्ट में अवमानना नोटिस के साथ या अवमानना की याचिका के साथ फिर याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बरथवाल को ना पहुंचना पड़े, या फिर हम नए सिरे से आने वाले दिनों में देखेंगे कि हाई कोर्ट से ही फिर कोई बड़ा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को आता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस पंचायत चुनाव में बहुत सारे डाउट्स अपने आप में खड़े हो गए। न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।